आज से हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस बेसिस पर पढ़ाई करेंगे। जनरली केमिस्ट्री जो होता है ये केमिस्ट्री मतलब जो हम लोग एकेडमिक पढ़ते हैं उसी का पार्ट है, लेकिन इसे पढ़ने का थोड़ा नजरिया बदल जाता है क्योंकि हमें उस तरह के सवालात पढ़ने पड़ते हैं और उस तरह का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग भी पढ़ाई करेंगे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे कि केमिस्ट्री को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया था, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जनरली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति हुआ वो बहुत अजीबोगरीब स्थिति में हुआ। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ, ऐसा मानना था शुरुआत में साइंटिस्ट लोग का कि ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड होते हैं ना वो ह्यूमन मेड नहीं होते, मनुष्य के द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता है, ऐसी भावना थी। तो ऐसी भावना थी तो बोला कैसे बनता है, तो बोला ये एक दैविक शक्ति होता है, मैंने अपने आप बन गया। मतलब जितने भी सजीव प्राणी होते हैं या जितने भी जैव जीव होते हैं उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। जैसे सपोज दैट हम लोग मर जाएंगे तो मर जाएंगे या तो जला दिए जाएंगे या दफना दिए जाएंगे, तो जलाने और दफनाने के बाद जो अवशेष बचता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए देखा जाते हैं ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है अभी खेती में। तो ऑर्गेनिक मतलब जैविक तरीके से, जैसे क्या होता था पुराने जमाने में गाय के गोबर हम लोग यूज करते थे ना, ये ऑर्गेनिक खेती होती थी। उससे क्या होता था, हम लोग फिट भी रहते थे, फाइन भी रहते थे, लंबा समय तक हम लोग आए भी। अब हम लोग जितने भी इनऑर्गेनिक का यूज करते जा रहे हैं या जितने भी लेबोरेटरी में चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जा रहे हैं, हम लोग का देखो लाइफ उतना ही घटता चला जा रहा है। पहले के जमाने में 100 क्रॉस हो जाता था, अभी 60-70 जाते जाते जय हिंद जय भारत। अभी ऐसा रिपोर्ट आया है WHO के द्वारा कि 40 साल में किसी का हार्ट अटैक नहीं होता था, अभी 40 साल में हार्ट अटैक आ जा रहा। बताओ 40 साल का एज में और कोई हार्ट का प्रॉब्लम से मर जाए हार्ट अटैक से, तो समझ लो कितना हम लोग का क्रिटिकल सिचुएशन आ रहा है। क्योंकि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है कितना 60 के बाद आता है जनरली, और 40 में आ जाना समझ लीजिए क्या स्थिति है। तो जेन सारा दिन साइंस का है, तो उस साइंस में क्या क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना, उसी के बारे में हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम, लिखा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स टू एडवांस तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखो जनरली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हुआ, इसका जो जन्म हुआ, ये ऑर्गन जो शब्द आया और ये कैसे बना, तो जनरली ये एक एंग्ल भाषा था। एंग्लो इंडियन हम लोग नाम सुने थे ना हिस्ट्री में, तो वही वो एंग्लो भाषा थी, और जिसको हिंदी में एंग्लो में कार्बनिक रसायन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता था, इंग्लिश में कहा जाता था ऑर्गेनिक, माने कार्बनिक कहा जाता था ऑर्गेनिक, तो इसी से नाम चोरी हो गया, क्या बन गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैव, जैव मतलब जितने भी जीव जंतु जो मरते हैं उससे, तो जैविक पदार्थ से, तो वही जैव से बना ऑर्गेनिक, और उसी को केमिस्ट्री का साइंस में नाम पड़ गया, क्या बन गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी भाषा में शुरुआत में जो होता था, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाए जाते थे वो जीवित प्राणियों से प्राप्त रासायनिक यौगिक हुआ करता था। रासायनिक मतलब केमिकल कंपाउंड हुआ करता था। जितने भी हम लोग जीव होते हैं, अभी ने बताया, जितने भी हम लोग जीवित होने के बाद मर गए या किसी भी तरह का अगर पदार्थ बन गया, तो वो जो होता था वो हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता था। तो वही बोला गया है कि शुरुआत में जीवित प्राणियों से प्राप्त रासायनिक यौगिक, रासायनिक मतलब होता है कि आपका केमिकल कंपाउंड जो थे वो क्या कहलाए, आपके ऑर्गेनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर कहलाए, क्या कहलाए आपके, ऑर्गेनिक मैटर। ये बेसिक आइडिया है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे कि क्या इसकी उत्पत्ति चल रही है। अगले बात देखो, अब यहां से पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यह हुआ रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं हिंदी में, बोला गया रसायन शास्त्र के उस विभाग, उस डिपार्टमेंट को कहते हैं जिसमें हम कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक मतलब कार्बन के कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। जैसे बेंजीन का नाम सुने होंगे, उसमें कार्बन होना जरूरी है। तो जिस केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के कंपाउंड या कार्बन के यौगिक का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही इंग्लिश में लिखा गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स का अध्ययन जिस केमिस्ट्री में हम लोग करते हैं उसी केमिस्ट्री को कहते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया। तो जब हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड बने होंगे वो कहीं ना कहीं कार्बन के ही यौगिक कंपाउंड रहे होंगे, कार्बन से ही बने होंगे। लेकिन साइंस के दुनिया में ये अपवाद अभी तक बना हुआ है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होते हुए भी उसका स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक में करते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन के कंपाउंड होने के बाद भी उसको ऑर्गेनिक ग्रुप में नहीं रखा गया है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है उसमें कार्बन के कंपाउंड का स्टडी करना। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है अपवाद स्वरूप जो उसे ऑर्गेनिक नहीं माना गया है। अब जो नहीं माना गया मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि जो अपवाद है वही परीक्षा में पूछेगा। तो देखो वही बोला, किंतु स्वयं कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और धातु के जो साइनाइड है वो अभी भी उसे इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जा रहा है। जबकि ये देखो कार्बन, इसमें कार्बन खुद मौजूद है, फिर उसके कार्बोनेट, ये कार्बन के कंपाउंड है, होते हुए भी इसका स्टडी करना चाहिए किसमें, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन अभी भी इसे स्टडी किया जा रहा है किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कौन से सही में आ रही बात। तो देखो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं 100% में ट्रू नहीं हो रहा। दूसरे नंबर बोला गया अपवाद स्वरूप कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के यौगिक नहीं कहा जाता है। जबकि हमारा डेफिनेशन ही हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। जबकि ये कुछ ऐसे एलिमेंट जो कार्बन के कंपाउंड होते हुए भी उसे कार्बन का कंपाउंड नहीं माना जा रहा है। तो वही बोला गया है कि कार्बन युक्त कुछ यौगिक को कार्बनिक यौगिक नहीं माना गया है, कार्बन के कंपाउंड नहीं माने गए हैं। उदाहरण के स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का कंपाउंड मौजूद है, लेकिन इसे क्या माना गया, ऑर्गेनिक नहीं माना गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, या धातु के जितने भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं इसे भी अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा दिया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड तो क्या क्या आप देंगे, आपका जो आपका जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं जिसे माना गया है उसके नाम क्या बोल सकते हैं आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ये सभी कार्बन के यौगिक होने के बावजूद इसे कार्बन के कंपाउंड नहीं माना गया है, और नहीं माना गया तो इसका स्टडी नहीं कर रहे। लॉजिक समझ में आ रही है। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री की ऐसी शाखा, ऐसा विभाग जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिक का स्टडी करते हैं या कार्बन के कंपाउंड का स्टडी करते हैं। बट कुछ कंपाउंड को छोड़ करके कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड है जिसको अभी भी इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ा जाता है, इनऑर्गेनिक में, जिसमें आपका बता दिया गया था कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, धातु के साइनाइड जो होते हैं ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी इसे इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। अब आगे कड़ी में चलेंगे। अब देखो, तो जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बोला कि शुरुआत में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था वो बोला था दैवीय शक्ति है, ये जो जीव बन रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा, ये बोला ह्यूमन के द्वारा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो बनाने में तो प्रकृति में मौजूद है कि बहुत सारे चीज हमारा प्रकृति में होते। तो इसी में एक साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट रहने वाले थे स्वीडन के। कहां के रहने वाले थे, स्वीडन के रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था बार्जिलियस। क्या नाम था, बार्जिलियस साहब ने कहा कि ने ये कल्पना किया, इमेजिन किए कि ऑर्गेनिक पदार्थ जो होता है एक महान शक्ति, महान शक्ति मतलब क्या, दैवीय शक्ति, महान शक्ति के प्रभाव से बनते हैं और उस शक्ति के योगदान के बिना पदार्थ का बनना संभव नहीं है। मतलब कहने का मतलब जो साइंस के द्वारा पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन के द्वारा पॉसिबल नहीं है, अगर नेचर में अपने आप बन जाए तो उसे दैवीय शक्ति ही माना जाता है। तो जब तक इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ था तब तक बोला गया था कि ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है ये एक दैवीय शक्ति के द्वारा बनता है। तो दैवीय शक्ति के द्वारा बनता मतलब इसका कोई भी साइंस ने प्रूव नहीं कर पाया था। तो जब तक कोई चीज प्रूव ना हो तो जो बोलना है बोल दो। जैसे सपोज दैट कि अगर आपको कोई नहीं पहचानता है, बोल दो कि मेरा एसएससी में नौकरी हो गया है, हम अब जा रहे कमीशन आईएएस बनने जा रहे हैं। कहा बनने, कोई जाने नहीं आता, हाँ बनने जा रहा है। देखिए थे ना बिहार में आईपीएस बन के कितना दिन तक ड्यूटी किया था, बताओ। ऐसा ऐसा प्राणी कितना साहसी आईपीएस बन करके थाना में होकर ड्यूटी किया।
तो उसी प्रकार तो जब तक किसी चीज को साइंस नहीं एक्सेप्ट कर ले रहा तब तक जो बोलना है बोलिए। तो बार्जीलियस साहब ने यही स्टेटमेंट दे दिए कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ है ये नेचर में पॉसिबल नहीं है, देव शक्ति के द्वारा बनता है, इसको ह्यूमन बना नहीं सकता है। अब ये बोला तो साइंस उसको एक थ्योरी का नाम दे दिया और वही थ्योरी बन गया आपके आगे चल के बना क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बना, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको बोला गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। कौन से सही में आई बात? तो जनरली ये खाली स्टेटमेंट दे दिए तो बोला जाता नहीं कि जो अगर पीक लेवल पर है कुछ भी बोलेंगे तो उसके बाद को सत्य माना जाएगा। अगर मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे कि आज भारत बंद रहेगा तो बंद रहना पड़ेगा, कोई दिवस बना के छुट्टी कर देंगे, एक्सेप्ट। तो उसी प्रकार बार्जीलियस साहब ने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन दिया तो उन्होंने बताया कि ये जो पदार्थ होता है ये बनाया नहीं जाता, ये नेचर में स्वतः ही क्रिएट होते हैं, ठीक है, और ये बनते हैं किसी महान शक्ति के द्वारा। और इसी कारण वो बता दिया, इस थ्योरी का नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी, और हिंदी में कहेंगे उसे जीव शक्ति का सिद्धांत। तो जब कोई आदमी साइंस में, हाँ जीवन शक्ति ना, जीवन शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, तब पगला गया साइंस वाला लोग। कहा कि देखो साइंस का ही खासियत है कि अगर कुछ बोल दिया तो उसका पू नहीं बोला, उसका नीचे वाला ऊपर वाला सोचने लगेगा ये काहे बोला ऐसे, इसका वजह क्या था। तो देखो बोला कि ये बोला बात, ये बात को सत्य नहीं असत्य साबित करना है, तो असत्य साबित होगा तो इसका दिल बहुत जरा टूटेगा। देखो कैसे टूटेगा, यहां देखिए एक साइंटिस्ट आएगा जिसका 1828 ईस्वी में, वो तो स्वीडन का रहने वाले थे, ये जर्मनी का रहने वाले साइंटिस्ट थे जिसका नाम था होल्कर। क्या नाम था, होल्कर। होल्कर ने जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यूरिया बनाने के लिए, तो यूरिया जब बना तो देखो बोला गया अचानक प्रयोगशाला में यूरिया का सिंथेसिस में दो और कार्बनिक पदार्थों को मिलाया उन्होंने, एक था अमोनियम सल्फेट और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम देखो साइनाइड ग्रुप तो ऑर्गेनिक था, तो जब तक नहीं हुआ तो होल्कर साहब ने 1828 ईस्वी में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसका सिंथेसिस कर रहे थे, यूरिया का, हाँ यूरिया का जब वो सिंथेसिस कर रहे थे तो उस सिंथेसिस के लिए दो तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाया, एक थे क्या अमोनियम सल्फेट और दूसरा पोटेशियम साइनेट, और कन्वर्ट हो गया यूरिया में। तब हुआ क्या, बोला नहीं इसको इसको लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब तक 1828 ईस्वी से पहले बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, ये नेचर द्वारा ही स्वतः क्रिएट होता है। इसीलिए बार्जीलियस साहब ने उसे वाइटल फोर्स थ्योरी बोल दिया। लेकिन जब 1828 ईस्वी में होल्कर साहब ने जब यूरिया का कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के द्वारा, तब उनके बात को क्या मान दिया गया, असत्य मान दिया गया, और उन्होंने वो लेबोरेटरी टेस्ट करके दिखाया। देखिए क्या उन्होंने मिक्सर किया था, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। फर्स्ट वन आपका देखिए, अमोनियम सल्फेट को मिलाया किसके, पोटेशियम साइनाइड। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए क्यों पूछा, देखो एग्जाम में जो होता है ना सब कॉन्सेप्चुअल तो नहीं। अभी हम पढ़ा रहे हैं कि अमोनियम सल्फेट, आपसे फार्मूला पूछेगा अमोनियम सल्फेट का, बताइए फार्मूला। अब बोलेंगे सर ये फार्मूला, क्योंकि ये देखो अपवाद से क्रिएट करके लेके आया हुआ है, तो इसीलिए जो बनता है क्वेश्चन वो डीप उठाता है। तो अमोनियम सल्फेट का अगर फार्मूला बोलेंगे तो क्या फार्मूला होगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम में सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट के साथ शुरू में उन्होंने मिलाया पोटेशियम साइनाइड। किसको मिलाया, अब पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, KCNO। तो जब अमोनियम सल्फेट के साथ पोटेशियम साइनाइड को मिलाया तो वहां जो रिजल्ट निकल के आया अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम सल्फेट बना। क्या बना, अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम। तो अमोनियम साइनाइड का फार्मूला बोलो, NH4CNO। ठीक, अमोनियम साइनाइड बना, और दूसरा क्या बना, पोटेशियम सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, K2SO4। तो देखो पहले उन्होंने यूज किया अमोनियम सल्फेट का, अब जब पोटेशियम साइनाइड बना तो पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करके उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, यूरिया। और यूरिया का फार्मूला भूलोगे नहीं, NH2CONH2, याद रखोगे। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO, ठीक है। और अमोनियम साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, NH4CNO। तो जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया तब बार्जेलियस साहब जो थ्योरी दिए थे उनका थ्योरी क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तब मतलब ये पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। ठीक, तो उसके जो इमेज को तोड़ दिए थे, किसने तोड़ा था, होल्कर साहब ने। कब तोड़ा था,
किसका सिंथेसिस करके? यूरिया का सिंथेसिस। तो यूरिया का सिंथेसिस करके उन्होंने कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज किया था? दो। एक का नाम क्या था? अमोनियम सल्फेट, दूसरा अमोनियम साइनाइड। क्योंकि अमोनियम सल्फेट को पहले उन्होंने चेंज किया किसमें? अमोनियम साइनाइड में। अमोनियम सल्फेट को चेंज किया किसमें उन्होंने? अमोनियम साइनाइड, यहां लिखा हुआ है। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बोलो, फिर से बोलो। NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। तो उनको शुरू में चेंज किया किसमें? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला बोलो, NH4CNO। फिर अमोनियम साइनेट को चेंज कर दिया किसमें किए? यूरिया में। यूरिया में चेंज किए तो यूरिया का फॉर्मूला बोलो, NH2CONH2। तो जिससे पता चल गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो जब एक जो बोला जाता है ना एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है, तो उसका पीछे पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चालू हो जाते हैं। तो अब यहां से फिर आगे चल के बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे जो आपका जो बनाएंगे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो मीथेन ग्रुप का होगा, अल्कोहल ग्रुप का होगा, प्रोपेन का होगा। ये सब अल्कोहल ग्रुप का नहीं है, तो ठीक है। तो उसके बाद ये सारे के सारे धीरे धीरे आपका एक्सपेरिमेंट चालू होगा। तो देखिए आगे चल के किसने एक्सपेरिमेंट किए? तो होल्कर के इस आविष्कार का, होल्कर के आविष्कार का मतलब यूरिया का जो उन्होंने सिंथेसिस कर दिया, उससे आपका वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? काफी धक्का लगा, मतलब वो थ्योरी फ्लॉप हो गया। मतलब अब इसको नहीं मान सकते हैं कि ये एक क्या होता है? वाइटल नेचर देवी शक्ति के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। आगे चल के 1844 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कोल्बे। क्या नाम था? कोल्बे साहब ने देखो एसिटिक अम्ल का सिंथेसिस करके उससे ब्रेक डाउन किया। किसका किसका निकाला? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंथेसिस किया। आगे चल के 1844 के बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था 1856 ईस्वी में, जिसका नाम था बार्थेलॉट। क्या नाम था? बार्थेलॉट ने मीथेन का सिंथेसिस किया। किसका सिंथेसिस किया? मीथेन का। तो इस प्रकार आगे चल चल के धीरे धीरे हमारा क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता चला गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विस्तार होता चला गया। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होते चले गई, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट शाखाओं में बांट दिया गया। अब किन किन शाखाओं में बांटा उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो देखो, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि यूरिया एक क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, ये कंपाउंड बोले ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक पहले तो इसे नहीं माना जाता था। तो देखो ऑर्गेनिक मैटर है और इसके बनने के बाद जैस सिद्धांत का विखंडन हो गया और अभी तक वर्तमान में लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए हैं। अब इतना ज्यादा कंपाउंड को स्टडी अगर एक एक करना है तो पॉसिबिलिटी है नहीं, इसीलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है, तो वही बोला गया वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चुके हैं। जबकि कार्बन श्रृंखला को बनाने के लिए जितने भी अगर ऑर्गेनिक सीरीज बनाओगे उसमें 2 मुख्य भूमिका निभाया पाया जाता है, जिसमें एक आता है एलोट्रॉप्स और दूसरा का नाम होता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होता है 4 करोड़ एलिमेंट को याद रखना पॉसिबिलिटी नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड जिसका बिहेवियर और नेचर मिलता जुलता है, इसीलिए उसको ग्रुप में बांट दिया गया। तो वही बोला गया कि ये सारे यौगिक कंपाउंड को कार्बन के श्रृंखला मदद सीरीज बनाने के गुण पाए जाते हैं। और कार्बन में मुख्य 2 तरह के प्रॉपर्टी देखे गए हैं कार्बनिक कंपाउंड का, या तो वे होंगे एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी रखेंगे या क्या रखेंगे? आइसोमेरिज्म। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है और आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस बात को समझिए। तो देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स मतलब होता है एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप में पाया जाएगा। जैसे कार्बन, कार्बन भी बन गया, ग्रेफाइट भी बन गया। ठीक है, जो हीरा और ग्रेफाइट ये किसका रूप है? आपका कार्बन का ही है, ले बना है कार्बन से, लेकिन एक बन गया ग्रेफाइट, दूसरा बन गया क्या? हीरा बन गया। तो वही बोला गया जब एक ही तत्व को के 2 या 2 से अधिक रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो वो जो घटना कहलाती है वो हमारा एलोट्रॉप्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एलोट्रॉप्स, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? अवरूपता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेफाइट और हीरा दोनों किसके एलोट्रॉप्स है? आपका कार्बन का, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा। देखो जैसे आपका यहां लिखा हुआ है, जैसे हीरा का लिखा गया है, अगर इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये किसमें पाया जाता है? sp3 का संस्करण होता है। जबकि ग्रेफाइट किसका होता है? sp2 का होता है।
हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं कर सकती है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक, मतलब इसे इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर जाएगी। हीरा जो होता है एक ठोस पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है इसकी तुलना में भंगुर, जो हम लोग कमजोर होता है। ये जो होता है नेचर इसका कैसा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होगा, जबकि ये भी होगा लेकिन इसकी कंपैरिजन में इसका क्रिस्टलाइन कम होता है प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब होता है कि एलोट्रॉप्स का मतलब हुआ कि जब एक किसी कार्बन के कंपाउंड से जब एक ही तत्व से एक से अधिक रूप तैयार होगा तो उसी को कहा जाता है एलोट्रॉप्स, जिसका एग्जांपल ग्रेफाइट और हीरा का बताएंगे। तो ये आती है बात। उसके बाद अगला कड़ी में आता आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान से समझोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसको पढ़ना भी पड़ेगा आइसोमेरिज्म के बारे में। बोला गया आइसोमेरिज्म एक ऐसी घटना है, फिनोमिनन, जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक मतलब कंपाउंड का रासायनिक सूत्र मतलब होता है केमिकल फार्मूला एक होगा, लेकिन उसका फिजिकल और रासायनिक प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ध्यान से समझिएगा, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, बोला गया कि ऐसे दो या दो से अधिक एलिमेंट जिसका जो आपका क्या होगा, रासायनिक सूत्र या रासायनिक फार्मूला एक होगा, लेकिन उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल का तौर पर देखो यहां लिखा गया है, क्योंकि आइसोमेरिज्म आपको पहचानने अगर बोला जाएगा तो कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। जो आईएससी के बच्चे होंगे वो जानते होंगे ये कितनी इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके करियर में। ठीक है, देखो अभी हमने बोला कि आइसोमेरिज्म जिसका सूत्र एक है, देखो एन ब्यूटेन का फार्मूला क्या लिखे, C4H10, आइसोब्यूटेन का फार्मूला क्या लिखे, H10, दोनों लिखे, तो दोनों का तो फार्मूला सेम हुआ, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों बदल गया। देखो यहां पर जो हम लोग कार्बन का बॉन्डिंग किया गया है, तो देखो कार्बन इसका स्ट्रक्चर देखो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट बना हुआ आपका है ना, कार्बन का सीरीज में दौड़ाया गया है, तो देखो CH3 CH2 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 CH3, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखे, CH3 CH CH3 CH3 में तोड़े हैं। ठीक, तो वही इसका बोला गया आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है, तो देखो एन कार्बन का कितना कंपाउंड आपका, 4 आपको मिला, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का टोटल कितना, 4 4 8 2 10, यहां भी 10 ही मिलेगा, मतलब इसका जो फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बदल गया, यही कहलाती है आइसोमेरिज्म। समझ में आया आइसोमेरिज्म, तो एलोट्रॉप्स क्या होता है और आइसोमेरिज्म में क्या होता है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, आगे देखिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन, अभी हमने बताया कि जब साइंस का धीरे धीरे खोज हुआ तो लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। अभी 4 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उतना ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पॉसिबिलिटी अध्ययन करना हासिल नहीं है, तो उसे कुछ एलोट्रॉप्स और आइसोमेरिज्म में तोड़ा गया और आगे चल के उसे क्लासिफाई कर दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही बोला गया, देखो सभी ऑर्गेनिक यौगिक, मतलब यौगिक को हम बार बार कंपाउंड बोल रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि इसका इंग्लिश कंपाउंड ही होता है। बोला गया सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें निहित कार्बन के परमाणुओं की व्यवस्था, माने उसमें मौजूद जो कार्बन होते हैं, कार्बन के एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर किस प्रकार कार्बन के एटम का अरेंज किया गया है, उसके बेसिस पर इसे मुख्य 2 भागों में और उसे 2 ग्रुप और सब ग्रुप में, माने 2 ग्रुप बट गया, फिर वो 2 ग्रुप आगे चल के सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम के आधार पर उसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, और वो 2 भाग पुनः सब क्लास में या डिवाइड या सब ग्रुप में डिवाइड होते चला गया। अब उसे 2 ग्रुप में बांटे, वो ग्रुप क्या है देखिए ध्यान से, ये है पूरा का पूरा जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, ये पूरा का पूरा डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले बोले कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम लोग उसी स्टाइल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि आपको तो बीएससी ऑनर्स करना नहीं है, जो उस स्टाइल में पढ़ना है हम लोग को इस पार्ट से पढ़ना है जिसके कि हम लोग एग्जाम क्रैक कर सके। ठीक, तो देखो लिखा गया हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा कि आपको बोले कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्य रूप से शुरुआत में कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भाग में। तो 2 भाग में क्या क्या बांटा गया, देखो फर्स्ट वन को कहा जाता है ओपन चेन कंपाउंड या दूसरे कहा जाता है एसाइक्लिक चेन कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाएगा असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड।
जिसको हिंदी में बोला जाता है अचक्रीय और खुली श्रृंखला यौगिक। और दूसरे ग्रुप में जो रखा गया है बोला गया साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, असाइक्लिक और साइक्लिक, या ओपन या क्लोज चेन में। क्योंकि आपको पहले बताएं कि चेन का भी अरेंजमेंट होगा, कैसे, किस बेसिस पर बांटा गया, कार्बन के एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर। तो कार्बन का अरेंजमेंट किस तरह किया गया है, ओपन चेन में किया गया है, क्लोज चेन बेसिस पर किया गया है। इसी बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो भाग में बांट दिया गया। अब उसके बाद देखो असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड जो होगा पुनः दो भाग में बढ़ जाएगा। तो ओपन चेन होगा तो एक ब्रांच में होगा या अन ब्रांच में, तो वही फर्स्ट वन लिखा गया है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। किसे बांट दिया गया थे, जिसको हिंदी में बोला जाता है सीधी श्रृंखला यौगिक। ठीक है, आई होप कि आपको इंग्लिश वाला ही नाम आसान लग रहा होगा, ठीक, इसीलिए दोनों नाम लिखा गया है। दूसरा वाला को लिखा गया था शाखित श्रृंखला, शाखित मतलब होता है शाखाएं, मतलब ब्रांच चेन कंपाउंड। किसे बांट दिया गया, ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड जो था पुनः कितने भाग में बढ़ गया, दो भाग में। फर्स्ट वन इंग्लिश वाला बोलो, क्या बोला गया, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और दूसरा वाला किसे बचा, ब्रांच चेन कंपाउंड। कौन सा चेन बना आपका, ओपन चेन कंपाउंड, ये बना। दूसरा नंबर पर आता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड जो होता है पुनः दो भाग में डिवाइड हुआ, सब ग्रुप में डिवाइड हुआ। इंग्लिश वाले को पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में बटा। किसे बटा, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। हिंदी में भी लिख दिए हैं, लिखा हुआ है समचक्रीय और कार्बन चक्रीय यौगिक। चक्र मतलब होता है साइकिल में चलना, तो इसीलिए होमो मतलब होता है सिमिलर, तो बोला गया होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में बांटा गया। और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड को बांटा गया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। किसे बांट दिया गया है, हाँ हाइड्रो नहीं, हेट्रो लिखा हुआ है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे बांट दिया गया है। तो क्लोज चेन कंपाउंड को कितने भाग में बांटा गया, पुनः दो भाग में। फर्स्ट वन इसका कहा गया होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे वाला क्या कहा गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहां तक समझ में आ गई बात। अब पुनः जो हुआ आगे चल के होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है पुनः दो भाग में बढ़ गया। कितने भाग में बढ़ गया, दो भाग में। एक को कहा गया एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे को कहा गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहा गया, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे क्या कहा गया, तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है किसका पार्ट है आपका, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का। ठीक, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है पुनः दो भाग में बढ़ गया। कितने भाग में बढ़ गया, दो भाग में। फर्स्ट वन इसका आया एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा कहा गया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हिंदी इसको क्या कहा गया, इंग्लिश में भी वही नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे कहा गया क्या, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक से ही ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम अभी आएगा सवाल। ठीक है, बताएंगे आगे इसका क्या कहानी है। तो यहां तक समझ में आ रही बात। आगे चल के पुनः जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है कितने भाग में बढ़ गया, दो भाग में। एक बना बेंजोआइड कंपाउंड और दूसरा बना क्या, नॉन बेंजोआइड कंपाउंड। बेंजीन बेंजोआइड बनाए ही होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, लेकिन यहां नहीं उतना पढ़ना है। ठीक है, इतना जो आपका आर्ट्स वाले बच्चे या अदर डिपार्टमेंट वाले, इतना नहीं हड़बड़ाने का दरकार है। ऐसा पढ़ना है कि आपको जॉब भी हो जाए और नॉलेज भी उतना ही कम है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड, जब इसको हमको स्ट्रक्चर तो बताना पड़ेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड को कितने भाग में बांट दिया गया है, दो भाग में। फर्स्ट वन इसका कहा गया है बेंजोआइड कंपाउंड एंड सेकंड वन को क्या कहा गया है, नॉन बेंजोआइड कंपाउंड। तो यहां तक समझ में आया। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतने क्लास, ये ग्रुप और सब ग्रुप में बांटा गया। किसी को कहीं दिक्कत समझ में आ रही है ना, हाँ एकदम बेस को एकदम स्ट्रांग रखो। बेस स्ट्रांग रहेगा तभी होगा, नहीं तो अभी जो दुनिया चल रही है ना, ऊपर का पता नहीं, नीचे का पता नहीं, खाली बीच का पता, तो वो चीज नहीं। तब आपको देखो समझ में आता है कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कैसे बन रहा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, हाँ बोलो, अच्छा ठीक है, तो यहां से एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, फिर छोड़ देंगे। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हुआ, पास्ट वन कितने भाग में बांटा, इंग्लिश वाला सब नाम बोलना, क्योंकि आई होप कि इतना तो आप लोग सक्षम है कि पढ़ पाएंगे। ठीक, आप नहीं पढ़ पाएंगे तो हिंदी लिख दिए है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हिंदी आप लोग ज्यादा समय तक रख पाइएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट में दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सा भाग में बांटा गया, साइक्लिक और
ओपन चेन कंपाउंड, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बटा हुआ है। एंड दूसरा किसमें बना, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, ये असाइक्लिक और ये साइक्लिक बना। फिर उसके बाद असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड दो भाग में बढ़ गया, कौन कौन सा बना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड बना। फिर उसके बाद साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड पुनः दो भाग में बढ़ गया, क्या बना, होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड सेकंड वन क्या बना, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर उसके बाद होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड पुनः दो भाग में बटा, एक बना एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा बना क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट वन में किसने बना, एरोमेटिक कंपाउंड, और सेकंड वन क्या बना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फिर उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पुनः दो भाग में बटा, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। लास्ट वन बता, एरोमेटिक कंपाउंड पुनः दो भाग में बटा, एक बेंजोआइड कंपाउंड में बना और एक, यहां तक समझ में आया, ठीक। तो आज यहीं तक, कल से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा और बनेगा आगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।